हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साजिया। तो यूपीपीसीएस के एग्जाम 2024 अपर की एग्जाम के लिए हम लोग पॉलिटी कर रहे थे और उसकी सेकंड क्लास है ये। तो ठीक है, हम आज का क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो ये किया था कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु कि संविधान की रचना होने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, ये विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। स्वराज पार्टी ने 1934 में 1934 में कहा था कि संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार इन्होंने दिया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसकी कि मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, और जिसमें कहा गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ये प्रथम अवसर था। तो 1934 में कहा था रांची में स्वराज पार्टी ने, और इन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित कही थी संविधान सभा कि संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, और भारतीय की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ये प्रथम अवसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन है एम.एन. रॉय, बी है भीमराव अम्बेडकर, सी है एनी बेसेंट और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आंसर होगा ए। ठीक है, तो आंसर ए होगा कि 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, तो 1934 में ही तो स्वराज पार्टी ने संविधान के लिए एक संविधान सभा की बात कही थी। ठीक है, और 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा का विचार। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो साइमन कमीशन द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी क्रिप्स मिशन द्वारा और डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका आंसर होगा सी क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन द्वारा होगा इसका आंसर सी की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर होगा बी 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना आई थी जो 1946 में 1946 में, उसमें जो संविधान निर्मात्री परिषद का निर्माण होना था उसमें प्रत्येक प्रांत को सदस्य आवंटित किए गए थे, और जो कि और कितने लाख सदस्यों पर एक प्रतिनिधि सदस्य की नियुक्ति होनी थी? तो वो 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि की नियुक्ति होनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है किन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड ही नहीं थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे। और पैथिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसके अन्य सदस्य थे, विलियम वुड नहीं थे। बाकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि तीन और सदस्य कौन थे, मतलब एक सदस्य और कौन थे। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा था। ठीक है, इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, और
कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, तो आंसर इसका यही होगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ही किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन, जिसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे उस समय। बाकी सदस्य स्टेफोर्ड किप्स और एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो 1946 में अंतरिम सरकार गठित हुई थी, उसमें कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति थे उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू थे ये। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई। देखिए डेट याद रखनी है फ्रेंड्स, 24 अगस्त 1946 को हुई थी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा। ठीक है, और घोषणा हुई थी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की 24 अगस्त को, और गठन कब हुआ था? गठन हुआ था, अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। तो गठन हुआ, यही कह लीजिए कि कार्य संचालन कब प्रारंभ हुआ अंतरिम सरकार का, तो 2 सितंबर 1946 को। ठीक, वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। तो जो कार्यपालिका परिषद थी अंतरिम सरकार में, उसका जो पदेन अध्यक्ष था उसमें वायसराय था। जैसे अभी हमारे यहाँ जो अभी वर्तमान में कार्यपालिका परिषद के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय वायसराय था, और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। तो कार्यपालिका परिषद का उपसभापति या उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था अंतरिम सरकार में, और पदेन अध्यक्ष कौन था? तो वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी, और 2 सितंबर को उसने कार्यभार संभाला था या कार्य संचालन प्रारंभ किया था। तो इसमें पूछा है कि 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम। तो मेरे ख्याल से इसमें आंसर सी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। तो ये भी ध्यान रखना है कौन क्या थे, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये अंतरिम सरकार में इनके पास कौन सा पद था, किस सदस्य के पास कौन सा पद था, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को। इसमें सी राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो खाद्य कृषि मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री, और जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री थे। ठीक है, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो सी राजगोपालाचारी इसमें क्या थे? तो सी राजगोपालाचारी जो थे अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य कृषि मंत्री थे,
वैसे भी बिहार से आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बिहार की अर्थव्यवस्था में खाद्य एवं कृषि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, खाद्य एवं कृषि का। तो ये याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। राम ने वैसे भी अपनी जिंदगी में बहुत श्रम किया है, तो श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। तो राम अपने जीवन में श्रम करने वाले रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं याद करने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए। तो जगजीवन राम श्रम मंत्री, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें सरकार के सदस्य नहीं थे। और राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। देखिए, राज वही करेगा जिसके पास अच्छी शिक्षा होगी, तो राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ठीक है, तो 1945 में आई थी, 1945 में विवल योजना, और उसने कहा था कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण विवल का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ठीक है, तो ऐसा विवल का कोई विचार नहीं था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, बल्कि वो अल्पसंख्यकों को अधिक महत्व दे रहे थे उस समय। या ये कह लीजिए कि एक फूट फूट डालने का उनका ये तरीका था। अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को कार्यकारी परिषद में समान जो सदस्य संख्या वो समान की उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ए सही है, आर गलत। देख लेते हैं। हाँ ठीक है, इसका तो आंसर है कथन सही है और कारण गलत है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर दी होगी तो वो कर लेते हैं। ठीक, तो विवल योजना की एक्सप्लेनेशन, ये इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी गई है, और ये देख लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है। विवल योजना, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, इन सब से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में, तो इनकी सभी की एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलेंगे हम लोग। तो अक्टूबर 1943 में लिलिथगो के स्थान पर आर्किबाल्ड वेवल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अक्टूबर 1943 तक जो थे वो लिलिथगो थे वायसराय, तो उसके स्थान पर कौन आया था? आर्किबाल्ड वेवल वायसराय नियुक्त हुए थे और गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। ठीक है, और जून 1945 में उन प्रस्तावों को विवल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया, जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार से के सामने जो प्रस्ताव रखे थे। तो जून 1945 में उन प्रस्तावों को विवल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। विवल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना था। ठीक है, तो ये खास बात थी विवल योजना के प्रस्ताव में कि कार्यकारी जो परिषद है उसमें मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना। देखिए, विवल योजना में क्या क्या प्रस्ताव थे ये भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जरूरी है, कई बार इसी से बना के स्टेटमेंट दे दिया जाता है। जैसे अभी दिया गया आईएएस का जो क्वेश्चन था वो अभी हमने ऊपर देखा। तो विवल योजना के एक प्रस्ताव में तो ये था कि कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना। दूसरा, परिषद में वायसराय को छोड़कर और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, यानी कि वायसराय जो कौन होगा तो ब्रिटिश से मतलब ब्रिटिश होगा कोई, और कमांडर इन चीफ भी कौन होगा तो ब्रिटिश होगा कोई, ठीक, या कोई अंग्रेज होगा। तो परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ अंग्रेज होंगे, बाकी उनको छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना, ये भी उनके प्रस्ताव में था कि शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाए, तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना। ये प्रस्ताव की एक जो धारा थी वो ये थी, या कह लीजिए आर्टिकल ये था कि युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान इसमें
शामिल थे। हालांकि भारतीयों द्वारा स्वयं का संविधान बनाया जाना, लिखित संविधान की जो बात की गई थी सर्वप्रथम, वो किसमें की गई थी, तो क्रिप्स मिशन में की गई थी, जो कि 1942 में आया था भारत। ठीक है, तो याद रखना है कि भारतीयों द्वारा पहली बार स्वयं के लिखित संविधान सभा द्वारा लिखित संविधान की जो बात की गई थी, ये प्रस्ताव रखा गया था, वो क्रिप्स प्रस्ताव में, क्रिप्स मिशन में रखा गया था। ठीक है, तो विविल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना था, भारत को पूर्ण सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। ठीक है, और इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, क्योंकि अगर ये हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करता तो न्याय और सत्य की बात करता, और न्याय ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को आप बराबर की सीटें प्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका उद्देश्य कहीं भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रोक सके। अतः कथन सत्य, तो ये हम देख चुके हैं कि कथन सत्य प्रकारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार आप एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और तो अगर एक भी एलिमिनेशन आपको पता है, तो ऑप्शंस में एक भी स्टेटमेंट के बारे में आपको पता है कि ये गलत है, तो आप एलिमिनेट करके ही सही आंसर को जान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें कहा गया है कि संविधान सभा जो कि कब हुआ था, संविधान सभा का निर्माण, तो भारत की स्वतंत्रता के से पहले, ठीक है, संविधान सभा का निर्माण स्टार्ट हो गया था सितंबर में, जब अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसी के समय। हाँ, तो फिर ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो ये सही नहीं है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बल्कि संविधान सभा द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें वयस्क मताधिकार दिया गया था। तो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये गलत है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम भी नहीं थी, ये भी गलत है, क्योंकि प्रांतों से, रियासतों से, सभी से प्रतिनिधि चुने गए थे, और ये प्रतिनिधि वहां की विधानसभा से लिए गए थे। ठीक है, तो ये दो गलत हैं। अब ये स्टेटमेंट हम देख लेते हैं बाकी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये सही है। और वह बहुदलीय निकाय थी, तो बहुदलीय निकाय थी वो, उसमें मुस्लिम लीग मतलब सभी शामिल थे। ठीक है, कांग्रेस और जो अन्य उस समय के जो दल थे वो, तो इसमें आंसर होगा 3 और 4। ठीक, 3 और 4, क्योंकि इसमें 1 और 2 गलत है, और ये बहुदलीय निकाय थे और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ठीक, वाक्य देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, ये मैं बता चुकी हूँ। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे, इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन अनेक समितियों के माध्यम से किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये सही है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये गलत है। वह बहुदलीय संरचना नहीं, ये भी गलत है, कि बहुदलीय संरचना थी, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये सही है। तो एक और डी इसमें सही होगा, तो एक और डी यहाँ पर दिया हुआ है ए में, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से विधानसभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। ठीक है, और उनमें से प्रारूप समिति सबसे सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, और डी है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो ठीक है, इसने पूछा है कि गलत कथन कौन सा है। तो अगर हमें बाकी 3 भी अगर नहीं पता है, और हमें एक गलत कथन हमें ये पता है कि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। ठीक है, तो ये सही है, इसमें इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था, तो ये इसका आंसर होगा सी। बाकी इसमें जो 3 कथन दिए हुए वो ठीक है, कि इसने बड़ी संख्या में समितियों के माध्यम से बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, और इनमें प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी, ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय थे जैसे ईसाई,
एंग्लो इंडियन पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये सही है। और इसका जो डी कथन है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी और इसमें कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो मताधिकार किसको दिया गया था? मताधिकार दिया गया था जो कर चुकाते हो, जिनके पास संपत्ति हो, जिनके पास कुछ शैक्षणिक योग्य हो। शैक्षणिक योग्यता का एक क्राइटेरिया आधारित कर दिया गया था। ठीक है, तो जो कर चुकाते हो, संपत्ति हो जिनके पास, और जो शैक्षणिक योग्यता जिनके पास कुछ हो, वो ही उनको ही मताधिकार का अधिकार दिया गया था। और ये चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। तो ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, और डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो ये हम पहले देख चुके हैं इसको कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो ये हम देख चुके हैं, तो इसका आंसर सी होगा। ये भी वही क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, इसका आंसर डी। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उनको जल्दी जल्दी देखते हुए चलते हैं। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ देख लीजिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद, संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, तो उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन यानी कि 9 दिसंबर 1946, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष। ठीक, 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थायी थे, और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी। इसका आंसर होगा डी, फ्रैंक एंथोनी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष, ठीक है, फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी
संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो ठीक है, हम लोगों ने ज्यादातर जो पढ़ा है वो एच.सी. मुखर्जी के बारे में ही पढ़ा है कि संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। लेकिन फ्रैंक एंथोनी को हम कम जानते हैं क्योंकि वो अस्थायी थे, प्रथम थे, अब अस्थायी उपाध्यक्ष थे या उपसभापति थे संविधान सभा के। तो जिस तरह से अस्थायी सभापति चुना गया था या अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और बाद में स्थायी चुने गए राजेंद्र प्रसाद, उसी तरह प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए उपसभापति जो कि फ्रैंक एंथोनी थे, और बाद में एस.सी. मुखर्जी को बाद में क्या किया गया, तो संविधान सभा के पहला स्थायी उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और अस्थायी कौन थे, तो फ्रैंक एंथोनी। उपाध्यक्ष जो थे अस्थायी फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, और अगर ये आए कि फ्रैंक एंथोनी को किसने चुना था, तो उनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा ही मनोनीत किया गया था। ठीक है, तो अस्थायी के द्वारा अस्थायी चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष के द्वारा अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए जो कि फ्रैंक एंथोनी थे। तो देखिए क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो हम अभी ऊपर कई बार पढ़ चुके हैं कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। तो इसका आंसर बी होगा कि संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का गठन तो दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, तो ये वही है 9 दिसंबर 1946। ये भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा, ये प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। ठीक है, 13 दिसंबर को 2 दिन बाद उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कि एक संविधान देने जा रहे हैं हम, ये प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, कि एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। तो इसको देख लीजिए, तो 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक, और उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। ठीक है, तो ये पेश किया गया था 13 दिसंबर को, लेकिन ये पारित कब हुआ, ये हुआ 22 जनवरी को, और इसी में संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो अभी हमने ऊपर देखा कि उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो इस तरह से संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो पारित किया गया, उन्हीं के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, वही बाद में प्रस्तावना का प्रारूप बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये हम देख चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो ये पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल असर था। अभी हमने देखा उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप बना। ठीक है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट, कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और 4 है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो राज्य के मुखिया, संविधान में जो है राज्य का मुखिया
कौन थे? तो संविधान के अकॉर्डिंग राज्य का मुखिया कौन है? तो राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल, और राज्यपाल जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता। तो इसका जो है ये कथन 4 गलत है। देखो आप इसको आप नॉमिनेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि हमने एलिमिनेट कर सकते हैं और आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं इसके आंसर को। जैसे हमें पता है कि स्टेटमेंट 4 गलत है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये गलत है। तो 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 ये नहीं होगा, 2 3 4 ये नहीं होगा, सभी चारों ये नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा 1 2 3 1। ठीक, तो देखिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, तो बाकी जो स्टेटमेंट है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव ये स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, ये ठीक है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है, ये भी सही है। और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका आंसर होगा सी, 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो सी आंसर होगा इसका। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो कई बार अवधि भी पूछ ली जाती है कितना समय लगा, तो ये याद रखना है 2 वर्ष लगे, 11 माह और 18 दिन। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए। कुल अवधि थी 165 दिन। तो 11 अधिवेशन हुए और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, यानी फिर से मिली, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार सही उत्तर सी होगा। ठीक है, 12, क्योंकि अधिवेशन 11 हुए और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950, सी आंसर होगा, क्योंकि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा कि 11 अधिवेशन हुए थे या 11 बैठकें हुई थी संविधान सभा की, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था और वो लास्ट बैठक थी। लेकिन क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को फिर से सभी लोग मिले और संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए उन्होंने, संविधान पर हस्ताक्षर किए उन्होंने। ठीक है, इसको आप ऊपर भी देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो, कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पुनः समवेत हुई, यानी पुनः मिली, और जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो इसलिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब मानी जाएगी? तो 24 जनवरी 1950। वैसे 11 अधिवेशन या 11 बैठकें हुई हैं और 24 जनवरी को मिला के इसकी 12 अधिवेशन 12 बैठकें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये हम देख चुके हैं पिछली एक्सप्लेनेशन में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची x को y से सुमेलित करना और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो सूची x और सूची y दी हुई है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो संविधान सभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई, और जो स्थायी थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अभी पीछे देखा हमने फ्रैंक मॉरिन करके एक नाम था, तो वो थे पहले उपाध्यक्ष अस्थाई, लेकिन स्थायी थे पहले संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो इसमें देख लेते हैं एच.सी. मुखर्जी है, तो एच.सी. मुखर्जी है, तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष हुए एच.सी. मुखर्जी। ठीक है,
ठीक। और फिर दूसरा है कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, ठीक। और इसको बाद में देखते हैं। फिर राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जो वो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसमें आंसर देख लेते हैं कि दो आंसर तो हम लोग जान रहे हैं कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो एस सी मुखर्जी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो ए में 4 और डी में 2। तो ए में 4 इसमें है, बी में और डी में 2। तो बी में 3 और सी में 1 इसमें आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो के एम मुंशी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी। तो इस तरह आंसर इसमें होगा बी। तो अगर आपको एक या दो ऑप्शन भी पता है तो भी आप इससे निकाल सकते हो आंसर, इससे आप निकाल सकते हो अगर एक या दो ऑप्शन भी अगर आप जान रहे हैं तो। यहाँ देखिए कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वीटी कृष्णमाचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे और स्थायी थे एस सी मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये बी एन राव थे। तो इसमें सी आंसर होगा, बी एन राव जो संवैधानिक सलाहकार थे। इनका पूरा नाम देख लीजिए, बी एन राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। कहीं आप बेनेगल नरसिंह राव दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, बी एन राव को का पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो जो संवैधानिक सलाहकार थे वही तैयार करेंगे भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, बी एन राव, ठीक है। बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव, ठीक है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी एन राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ, तो इसमें आंसर स्टार दिया हुआ है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ और 26 नवंबर 1949 तक चला। 3 वाचन चले संविधान सभा के, ठीक है। और पहला तो उसका वही 9 दिसंबर से जब उसकी पहली बैठक हुई, ठीक है। और तृतीय जो चला 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और क्योंकि विकल्पों में कोई भी 17 नवंबर से 26 नवंबर तक नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका देखिए 17 नवंबर कोई आंसर नहीं दिया है, 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, तो इसलिए ये स्टार दिया हुआ है। तो याद रखना, तृतीय वाचन कब हुआ, 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 तक चला, जब इसको संविधान को अंगीकृत किया गया। और 24 जनवरी को फिर लास्ट बैठक हुई, 12वीं बैठक संविधान सभा की, जिसने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो जनवरी 26 1950, नवंबर 26 1949। देखिए इसमें आंसर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से पढ़ने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ,
पूर्ण रूप से तैयार होने की बात की गई है, तो तैयार तो वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। हाँ, लेकिन पूरी तरह से मतलब अंगीकृत कर लिया गया था, लेकिन कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया था उस समय। उसके सभी अनुच्छेदों को जो लागू किया गया पूरी तरह से, वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो अगर आए कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो इसका आंसर होता 26 जनवरी 1950। और अब ये है कि संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, तो इसका आंसर है बी, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है, तो वो हम देख चुके हैं 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, तो स्वीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को, स्वीकृत सब 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरी तरह से जब लागू किया गया तो वो कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। तो भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949। लेकिन भारत का संविधान किस तिथि को पूरी तरह से पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 इसका आंसर होगा। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, भारतीय संविधान देखिए, जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया भारतीय संविधान को, और उसके कुछ अनुच्छेद लागू हुए, लेकिन पूर्णतः भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें ए आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, तो इसके बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें ए ऑप्शन सही है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में नहीं था, 1929 में था। नहीं, 1930 में ही था। 1929 में एक्चुअली लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, और ये निर्णय कब लिया गया था, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। ठीक है, तो ये सही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई, जो दिसंबर 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस, ठीक है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को। और भारतीय संविधान दिवस जब संविधान को अंगीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान को अंगीकृत स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो किसके द्वारा, तो संवैधानिक सभा द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा। तो ये दिया हुआ है कि संविधान के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। ठीक है, 11वें अधिवेशन में। 12वां अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान पर हस्ताक्षर किए सभी सदस्यों ने, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने।
तो ये भी नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी वही है, भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित तो 26 जनवरी ये 26 नवंबर 1949। जो सेम सेम से क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी करके निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका आंसर होगा बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था उनका। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, तो बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर 24 अगस्त 1946 को संविधान सभा के की घोषणा की गई थी और 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा ये अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी और 2 सितंबर 1946 को संविधान अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला गठन या उसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। जो प्रारंभिक चुनाव हुआ था उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। तो बाद में ये क्या हुआ कि ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, ये बंगाल प्रांत का पूर्वी भाग यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में चला गया। तो डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव से निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। ठीक है, और उनके लिए सीट किसने खाली की थी? तो पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। तो यद्यपि विकल्प में पश्चिम बंगाल है, फिर भी ये अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। तो पश्चिम बंगाल है लेकिन पूर्वी बंगाल से हुए थे वो, पश्चिम बंगाल से नहीं। ठीक है, और अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया। उनके लिए सीट किसने खाली की थी पूना में? तो एम.आर. जयकर ने। नाम याद रखना है, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा कि उनके लिए सीट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए सीट किसने खाली की थी? तो एम.आर. जयकर ने। तो क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 1891 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी 1956 में हुई। एक्सप्लेनेशन देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई और 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सही है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन को बंद किया। तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। तो दिया हुआ उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो आंसर देख लेते हैं। तो 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। तो कथन है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। गृहीत यानी कि विभिन्न देशों से ग्रहण किया हुआ। ठीक है, तो ये दोनों सही है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इसको एक गृहीत, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। एक्चुअली देख लेते हैं कि स्पष्टीकरण हो भी सकता है। ठीक है, क्योंकि देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी विभिन्न देशों से विभिन्न उपबंधों को ग्रहण किया गया है, तो ये स्पष्टीकरण हो भी सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं। मेरे ख्याल से ये हाँ ठीक है, तो जो हम पहले जिसकी ओर जा रहे थे वही सही है कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी सही है।
कि ठीक है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है इसलिए देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए कथन जो है वो कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बाकी कथन दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो किसने कही थी कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दो? तो ये बात मौलाना आजाद ने कही थी। तो इसको देख लेते हैं आंसर कि क्या सही है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मौलाना आजाद ने कही थी। इस संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जो है मौलाना आजाद ने कही थी। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे जोरदार ढंग से अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, हालांकि उनका सुझाव माना नहीं गया। ठीक है, नया टॉपिक है और तो फिर हम उसे और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उससे उस नए टॉपिक से किस निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये पहले भी देख चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। देखिए, संविधान सभा ने विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो अक्सर किस समिति का अध्यक्ष कौन था या कौन कौन से समिति में सदस्य थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनको क्वेश्चन के माध्यम से करते हुए चलेंगे हम, और बीच में जो एक्सप्लेनेशन होगी और जरूरी होगी वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसमें कुछ समितियां और कुछ समिति और उनके अध्यक्ष दिए हुए हैं, तो वो देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। तो संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। प्रक्रिया विषयक यानी कि क्या प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे क्या नियम होंगे, ठीक है, किस प्रक्रिया का क्या नियम होगा, ये इस नियम निर्माण से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति या स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो प्रक्रिया विषयक नियम बनाएगा वही संचालन भी करेगा। ठीक है, तो संचालन समिति या स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों जनजातीय अपरिचित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति थी। जो मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उसके अध्यक्ष। जो मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति थी। बेसिकली ये जो समिति थी दो भागों में बटी थी, दो उप समितियों में। एक थी मूल अधिकार उप समिति और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति। तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि कृपा से मूल अधिकार दिए गए हैं, कृपा करके भारत के लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं। हालांकि इसको स्टेटमेंट को लिटरली नहीं लेना है, ये मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ याद रखने के लिए कि जेबी कृपलानी ने कृपा की भारतीय लोगों पर मूल अधिकार दिए। तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एससी मुखर्जी। ठीक है, एससी मुखर्जी। और एससी मुखर्जी के बारे में आप जानते होंगे कि ये भारत के पहले ये भारत के संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष भी थे। अस्थायी कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी। और अस्थायी उपाध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो एचसी मुखर्जी। और यही अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष भी थे, एचसी मुखर्जी। और इन दोनों से की जो पूरी समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर
वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट है संघीय शक्तियों संबंधी समिति। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मतलब जहाँ संघ की बात हो वो समिति से समिति के ज्यादातर अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। संघीय संविधान के अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्रांति के इसलिए ये आप जानते ही होंगे कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रक्त एवं लोह की नीति के माध्यम से या मतलब रक्त एवं लोह नहीं, पुरस्कार एवं दंड की नीति के माध्यम से। पुरस्कार, रक्त और लोह तो बलबन की नीति है इतिहास में, तो गलत बोल दिया मैंने। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीति थी पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया। ठीक है, तो विभिन्न प्रांत, इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इस तरह से याद रख लीजिए। और नेक्स्ट है कि कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. मुंशी। कार्य संचालन, ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति के अध्यक्ष तो के.एम. मुंशी। और के.एम. मुंशी कांग्रेस के संविधान सभा में एकमात्र, वो संविधान सभा में कांग्रेस के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। ठीक है, के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने विभिन्न प्रांतों को या विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भी वही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव अम्बेडकर। ये मिलान करना है, संविधान सभा समिति दी हुई है, उनके अध्यक्ष दिए हुए हैं। तो अभी हम पीछे पढ़े हैं, उनको देखा है डिटेल में, तो उसको देख लेते हैं। तो मूल अधिकार संबंधी समिति, जैसे कि मैंने बताया कृपा से दिए गए थे, लेकिन वो मूल अधिकार की पूरी जो समिति थी वो किसके अंतर्गत थी? वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत। ठीक है, और मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे, लेकिन मूल अधिकार समिति की बात हो रही है तो समिति के जो अध्यक्ष थे, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, अपवर्जित क्षेत्रों का प्रशासन, इनसे संबंधित जो समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कार्य संचालन या समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। संघ शक्ति के तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, ये सब संघ की जहां बात होती है जवाहरलाल नेहरू है, और प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर। तो ए में 4, बी में 3, तो देख लेते हैं इसको। ए में 4, बी में 3। देखिए स्टार दिया हुआ उत्तर, यानी कि शायद इसको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सही नहीं है, तो इसको हम देख चुके हैं सबका क्या क्या है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसलिए भी दिया हुआ है कि संचालन समिति, स्टीयरिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो शायद यहाँ पे ये इन्होंने दिया ना कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने के.एम. मुंशी का नाम दिया, इसलिए इस क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर इसके हमने जो ऊपर देखा, अगर वहां देखें तो ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष दिए हुए तो हैं के.एम. मुंशी, ये रहे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, लेकिन ऊपर भी दिया हुआ है संचालन समिति के अध्यक्ष, तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति। तो अभी देख लेते हैं वहां क्या गलत है। तो देखिए मेरे ख्याल से तो ये सही होना चाहिए, क्योंकि कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो के.एम. मुंशी थे, लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि हिंदी में ठीक दिया हुआ है कार्य संचालन, और संचालन समिति के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन संचालन समिति को स्टीयरिंग समिति कहते थे, और स्टीयरिंग समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, और जबकि ये जो के.एम. मुंशी थे जो कार्य संचालन, वो ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति थी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश का दोनों का कंफ्यूजन दे दिया गया, कार्य संचालन हिंदी वाला
दिया है जो कि के.एम. मुंशी थे। स्टीयरिंग इंग्लिश वाला दिया है, तो इंग्लिश वाला स्टीयरिंग समिति के जो थे, संचालन समिति के, वो राजेंद्र प्रसाद थे। और आप जानते होंगे कि किसी भी क्वेश्चन में इंग्लिश वाला मान्य होता है, तो स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी दो उप समिति थी ये, और उप समिति में मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यकों के एस.सी. मुखर्जी थे उप समिति के अध्यक्ष, और मौलिक अधिकारी उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और दोनों की संपूर्ण समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कितने अन्य की बात हो रही है, यानी कि भीमराव अंबेडकर को शामिल नहीं किया गया है। तो भीमराव अंबेडकर को शामिल किया जाए तो 7 सदस्य थे, और भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य 6 सदस्य थे। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कौन कौन थे, क्योंकि कई बार इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि प्रारूप समिति में जो सदस्य थे, 6 सदस्य, वो कौन कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति, या फिर पांडुलेखन समिति भी कहते हैं इसको। तो आप प्रारूप तो हमेशा हम पढ़ते रहते हैं, और पांडुलेखन सपोज कहीं आ गया और आप या हम उसको कैच नहीं कर पाए, तो ध्यान देने वाली बात है कि आप पांडुलेखन समिति भी कहते हैं प्रारूप समिति को। तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे, और इनके नाम क्या थे? तो देखिए, ज्यादातर के जो नाम है, मैं आपको बता दूं पहले ही कि ज्यादातर के जो नाम हैं वो बेसिकली अल्लाह और कृष्ण के नाम पर है। अल्लाह के नाम पर और कृष्ण के नाम पर, जैसे सभी में मतलब अल्लाह का नाम शामिल है या फिर कृष्ण का नाम शामिल है ज्यादातर में। ठीक। तो जैसे एन गोपाला स्वामी, तो गोपाला किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। तो गोपाला स्वामी आएंगे, एन गोपाला स्वामी। दूसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इसमें देखिए अल्लाह और कृष्ण दोनों शामिल है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है। तीसरे हैं के.एम. मुंशी। चौथे हैं मोहम्मद सादुल्लाह, यहाँ पे भी साद अल्लाह। ठीक है। तो अल्लाह का नाम यहाँ पे भी शामिल है, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। ठीक है। तो ये है, तो ज्यादातर में मैंने बोला कि अल्लाह और कृष्ण का नाम शामिल है, तो ये सिर्फ याद रखने की एक ट्रिक है, बाकी और कुछ नहीं है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, सिर्फ याद रखने के लिए, ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है। और क्योंकि याद तो हमें करना पड़ेगा, 6 सदस्यों के नाम याद रखना छोटी बात तो नहीं है, तो हमें याद रखना पड़ेगा ना कैसे न कैसे। तो इसमें दो चार के नाम तो आप ऐसे ही अल्लाह और गोपाल कृष्ण के नाम पे और अल्लाह के नाम पे याद रख ले जाएंगे, जैसे एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी हुए, मोहम्मद सादुल्लाह हुए, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। तो लेकिन क्या हुआ था कि इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राव, देखो माधव भी किसे कहते हैं? तो कृष्ण को कहते हैं। माधव किसको कहते हैं? तो कृष्ण को कहते हैं। तो बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राव, और डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, तो उसके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तो एन माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी, ये देखिए फिर से कृष्ण आ गए। तो ज्यादातर नाम आपके किससे शामिल हो गए? कृष्ण से और या फिर अल्लाह से। जैसे एन गोपाला स्वामी अयंगर में गोपाल का नाम कृष्ण, मतलब कृष्ण का नाम है। अल्लादी कृष्णा स्वामी में भी कृष्ण और अल्लाह है, के.एम. मुंशी छोड़ दीजिए। और मोहम्मद सादुल्लाह में अल्लाह का नाम है, बी.एल. मित्र, और डी.पी. खेतान के स्थान पर कौन आया? तो एन माधवराव यानी कृष्ण, और टी.टी. कृष्णामाचारी, इसमें भी कृष्ण का नाम है। ठीक है। तो ये याद रख लीजिए। और किसको बदला गया? तो बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान को। ठीक है, क्योंकि खेतान की मृत्यु हो गई थी। खेत होना
यानी कि युद्ध में खेत होना एक कहावत है, फ्रेज है, ये मुहावरा है जिसे कहते हैं युद्ध में शहीद होना। तो कभी पूछ लिया जाए कि मृत्यु के कारण कौन से किसकी मृत्यु के कारण टीटी कृष्णामाचारी आए, तो डीपी खेतान, यानी कि खेतान जो थे वो खेत हो गए। युद्ध में शहीद होने को खेत होना कहते हैं। लेकिन बस याद रखने की एक ट्रिक है कि खेतान खेत हो गए यानी मृत्यु हो गई खेतान की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया। तो निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन गोपाला स्वामी, ये हम देख चुके हैं, एन गोपाला स्वामी अयंगर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लाह और कृष्णा स्वामी दोनों हैं। और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, के एम मुंशी थे, उसका नाम इसमें नहीं है। तो 1 और 3 होना चाहिए आंसर। तो 1 और 3 ये सी में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है कि संविधान पांडुलिखन समिति, पांडुलिखन यानी प्रारूप समिति, तो पांडुलिखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सादुल्ला थे, ये हम देख चुके, सादुल्ला यानी अल्लाह का नाम था। ए के अय्यर, तो एन गोपाला स्वामी अयंगर थी, ठीक है। और के एम मुंशी भी थे, ए के अय्यर भी थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो इसमें आंसर होगा डी, ठीक है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? देखिए भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये डेट तो नहीं होगी, ठीक। और 13 दिसंबर 1946 को ये नहीं होगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के लिए फेमस है, ठीक है। 29 अगस्त 1947 से बहुत लेट की डेट हो जाएगी, तो इसमें एक डेट बचती है 22 जनवरी 1947 को। तो मेरे ख्याल से आंसर बी होना चाहिए। मैंने बोला था ना कई बार एलिमिनेशन के माध्यम से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 ही होनी चाहिए, इसको देख लेते हैं हम। नहीं, डी है, डी 1947। तो सॉरी मैं गलत थी इस चीज के लिए। तो इसका आंसर, ठीक। तो संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो संविधान सभा के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो 29 अगस्त 1947 को। एक्चुअली जो 22 जनवरी की डेट है, ये जो 22 जनवरी की डेट है, ये भी किसी चीज के लिए फेमस है, तो वही उसी से मैं कंफ्यूज कर गई। तो लेकिन इसका आंसर होगा डी, 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा के समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की कार्य संचालन या फिर स्टीयरिंग इंग्लिश वाला याद रखना है, संचालन समिति या स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर जो नियम निर्धारित होने थे कि प्रक्रिया नियमों से संबंधित जो समिति थी, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कि संविधान सभा का संचालन किन प्रक्रियाओं, किन नियमों के माध्यम से होगा, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है। एक तो पहली है कि 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, तो 1931 में कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष जिस थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद,
तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी केलकर, हरिदकर, पट्टाभी सीतारमैया। और एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा या संविधान सभा द्वारा 23 जून 1947 को किया गया था। 23 जून 1947 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, इसलिए आंसर क्या होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछा जाता कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में के द्वारा या में नियुक्त झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वहां आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा संविधान का स्रोत है और इसके भी हम क्वेश्चन करेंगे और बाकी उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्योंकि सारी डिटेल ऑलमोस्ट हमारी एक्सप्लेनेशन में कवर हो जाएगी और ये पेपर में हमें फायदेमंद होगा कि अगर हम क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लेते हैं तो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो कि प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया यूएसए के संविधान से। तो डी आंसर होगा यूएसए के संविधान से। उद्देशिका का प्रस्ताव, फिर आपके मौलिक अधिकार, ठीक है, ये सब कहाँ से लिए गए, ये सब लिए गए यूएसए के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिए गए। ठीक है। संघ शासन ये कनाडा के संविधान से लिया गया। हालांकि बाकी चीजें बाद में आगे आएंगी तो हम देखते चलेंगे उसको। तो भारत में संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो भाषा की अगर बात होगी कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई, तो उद्देशिका भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और उद्देशिका के विचार की अगर बात हो तो विचार कहाँ से लिया गया, तो वो यूएसए से। ठीक है, यूएसए से विचार, यूएसए से, उद्देश्य की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद और डी धर्म। तो देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो भी सर्वोच्च है, तो सर्वाधिक सर्वोच्च क्या है, तो सर्वाधिक सर्वोच्च हमारे लिए संविधान है। संविधान ही आज सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ी पुस्तक है, किसी भी धर्म से ऊपर उठ के है ये, क्योंकि संविधान सभी नागरिकों की कर्तव्यों और उनके अधिकारों की बात करता है, स्पेशली अधिकारों की और कर्तव्यों की भी। तो और हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो टिकी हुई है संविधान आधारित है। हमारा जो देश है वो जो चल रहा है लोकतंत्र पर आधारित, वो संविधान के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। ठीक है। तो इनमें सर्वोच्च क्या है, संविधान है। संविधान की सुरक्षा, संरक्षा और उसको सही तरह से लागू होने का या उसके रक्षक का जो अधिकार है वो किसका है, संविधान के संरक्षक या रक्षक का अधिकार वो है सर्वोच्च न्यायालय का। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय आ जाता है। ठीक है। तो इसमें राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो संविधान। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई, तो न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो जुडिशियल रिव्यू होता है कि अगर न्यायालय ने अपना कोई डिसीजन दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई डिसीजन दिया है, तो उस डिसीजन पर वो पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, पुनर्विचार कर सकता है, उसे ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसके लिए कई बार न्यायालय स्वयं भी कर लेते हैं और कई बार पेटिशन डालनी पड़ती है जुडिशियल रिव्यू के लिए। ठीक है। तो ये जो संकल्पना है कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका
आशय के सर्वोच्च न्यायालय विधानों और आदेशों का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। देखो इस संसद द्वारा जो पारित है या विधानमंडल द्वारा जो पारित है आदेश या विधान, उनका भी न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। और न्यायिक पुनर्वलोकन का तात्पर्य क्या है कि ये देखना कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। वो विधान या आदेश संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संविधान या आदेश विधान या आदेश संविधान के अनुरूप है या नहीं, यही न्यायिक पुनर्वलोकन है। तो उन विधान और तथा उन विधानों को और आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है तो केवल भारत में, केवल यूएसए में। तो इसमें आंसर होगा सी, भारत और यूएसए में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन है एक ही नागरिकता, बी है संविधान की 3 सूचियां, सी है न्यायपालिका की वैधता और डी है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसमें आंसर होना चाहिए डी। देख लेते हैं, तो डी है इसका आंसर। कि संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो है वो यूएसए में और भारत में समान रूप से पाया जाता है। तो नेक्स्ट है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से संबंधित है या वहीं से ली गई है। ठीक है। तो ये देख लीजिए कि भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो भारतीय संघवाद कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और डी है स्विट्जरलैंड के माध्यम से। देखिए राज्यों का संघ, हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था जो ली गई है तो कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है। और संघात्मक व्यवस्था क्या है, तो राज्यों का संघ ही संघात्मक व्यवस्था है, क्योंकि सभी राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है। और अभी हमें यहाँ कनाडा तो कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक। तो इसमें आंसर अमेरिका का संविधान नहीं होगा। ठीक। ऑस्ट्रेलिया के संविधान नहीं होगा, स्विट्जरलैंड के संविधान नहीं होगा। इसमें होगा आंसर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम क्यों दिया गया है, क्योंकि कनाडा पर जो है एक समय पर ब्रिटेन का अधिकार था। ठीक है। मतलब पहले ब्रिटेन का अधिकार था कनाडा पर एक समय पर, तो इसलिए उसको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम के माध्यम से उसको जाना गया है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। तो इसमें देखिए सी आंसर है। तो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप में के उत्तर में है ना ये, इसलिए कनाडा को नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कि ब्रिटेन का अधिकार था, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कनाडा से प्रेरित है। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया की देन है। समवर्ती सूची आपको पता होगा कि भारत में जो है शक्तियों का विभाजन है। भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है और उसमें राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। और समवर्ती सूची में वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये समवर्ती सूची कहाँ की देन है, तो ऑस्ट्रेलिया की।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, समवर्ती सूची की संकल्पना तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये भी वही है। संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो क्वेश्चन वही है उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से। आयरलैंड कहाँ पर है? तो आयरलैंड ब्रिटेन जो देश है, या यूनाइटेड किंगडम बेसिकली जो देश है यूके, उसके वेस्ट में आधारित आयरलैंड एक द्वीपीय देश है। ठीक है, और उसमें से उत्तरी आयरलैंड पर जो है वो ब्रिटेन यूके का ही अधिकार है। ठीक, और बाकी तो आयरलैंड देश के नाम से है ही। ये एक द्वीपीय देश है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। भाग 4 में है ये, अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो यही आयरलैंड है। तो जो क्वेश्चन सिमिलर होंगे वो मैं छोड़ती हुई चलूंगी आगे। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ये आयरिश गणतंत्र से हुए थे। देखिए, आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व भी लिए हैं, और आयरलैंड से हमने राज्यसभा में, आपको पता होगा राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो किन आधार पर करता है? तो प्रतिभा के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर, विशेषज्ञता के आधार पर, कला, साहित्य, खेल जगत में उच्च योगदान देने के आधार पर। ठीक है ना, उनकी सेवा को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उनको 12 सदस्यों को संविधान में, राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये राज्यसभा के गठन में ये 12 सदस्यों को मनोनयन का जो सिद्धांत है, ये कहाँ से लिया गया है? ये जो व्यवस्था है तो ये ली गई है आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आयरिश गणतंत्र से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ भारत के संविधान के लक्षण है और दूसरी तरफ की किस देश से वो गृहीत है, किस देश से लिए गए हैं, गृहीत है वो, तो ये देखना है। तो मूल अधिकार, ठीक, मूल अधिकार मैंने बताया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से, संसदीय प्रणाली। ठीक है, आपात उपबंध जो है हमारे कहाँ से लिए गए हैं आपात उपबंध? तो आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आपात उपबंध जर्मनी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। कनाडा एक इसमें अतिरिक्त ऑप्शन दिया हुआ है, और कनाडा से क्या है? तो संघीय व्यवस्था भारत की। ये देख चुके हैं तो ऑप्शन आंसर आप लगा ही लेंगे, सबका हमने देख लिया है। तो मूल अधिकार में हो गया ए में 2, ठीक, ए में 2 और बी में 1। ए में 2 और बी में 1 सी में है, तो ये आंसर सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्रावधान दिए हुए, स्रोत दिए हुए, तो हमें बताना है कौन सा कहाँ से नहीं है। तो मौलिक अधिकार तो हमने देखा कि यूएसए से है, ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हैं, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड से है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से हैं। तो इसमें आंसर होगा सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। इसको देख लेते हैं, ये कनाडा से है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक,
और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं भारतीय संविधान में? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा के संविधान से लिया हमने, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र जो राज्यपालों की नियुक्ति करता है ये भी हमने, क्योंकि संघीय व्यवस्था वहीं से ली है, ठीक है। तो इसलिए केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो व्यवस्था भी हमने कनाडा से ही ली है। और संघीय व्यवस्था में ज्यादातर अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र में निहित होती हैं, ठीक है, संघीय व्यवस्था में, क्योंकि सशक्त केंद्र बनाया गया है इस हमारी जो संघीय व्यवस्था है या कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है। तो जब सशक्त केंद्र है तो केंद्र में ही अवशिष्ट शक्तियां होंगी। तो इस तरह से आप कनाडा ऑप्शन याद रख सकते हैं, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ठीक है। परामर्श यानी कि परामर्श ले सकते हैं ना, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, ठीक है, जो उसके परामर्शी अधिकार हैं। तो परामर्शी न्याय निर्णय अनुच्छेद 143 के तहत वो कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से। बाकी देखिए, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक। उद्देशिका की भाषा, आपको याद हो उद्देशिका की भाषा जो ली गई थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी, ठीक है। और उद्देशिका का विचार लिया गया था यूएसए से। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो ये 3-4 चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। संवैधानिक प्रावधान है, स्रोत दिए हुए हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरिश संविधान से, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और क्या था, राज्यसभा में के गठन में 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 एग्जैक्टली 12 नहीं, मतलब सदस्यों का मनोनयन किसके आधार पर? सेवा के आधार पर, विशेषज्ञता के आधार पर, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध जो है मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध यानी कि संघीय व्यवस्था जो है राज्यों के संघ की, वो कनाडा के संविधान से, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, और वही है कि प्रावधान और स्रोत दिए हुए हैं। तो विधि का शासन, ठीक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारात, राज्यपाल द्वारा विधेयक और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। उभयनिष्ठ सूची क्या है? तो उभयनिष्ठ सूची है समवर्ती सूची। तो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और विधि का शासन आपका हो गया इंग्लैंड से। इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो विधि का शासन जैसे हमने देखा अब इंग्लैंड से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। उभयनिष्ठ सूची यानी कि समवर्ती सूची, तो इस उभयनिष्ठ सूची में कंफ्यूज नहीं होना, समवर्ती सूची को उभयनिष्ठ सूची कहा गया है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, देखिए राज्यपाल की जो व्यवस्था है कि केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी फिर कहाँ से होगी? कनाडा से ही होगी, क्योंकि वहीं से उसके क्षेत्राधिकार भी लिए गए। आई मीन क्या क्या उनके अंतर्गत क्षेत्राधिकार होंगे राज्यपाल के अंतर्गत, तो ये व्यवस्था भी कनाडा से ली गई है, ठीक है। और विधि का शासन तो हमने इंग्लैंड से लिया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ठीक है। विधि का शासन होगा और जो भी कोई प्रक्रिया स्थापित की जाएगी वो विधि द्वारा स्थापित ही की जाएगी। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची या उभयनिष्ठ सूची तो ऑस्ट्रेलिया, भारत राज्यों का संघ और संघ में अधिक शक्ति निहित है तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो थी वो कनाडा से थी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, सी आंसर। और ये मूलतः ये जो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के तहत या 51 के तहत मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, इन्हें शामिल किया गया है। कब किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया। तो ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कथन कारण दिए हुए हैं, तो देखते हैं भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो बिल्कुल सही है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। और कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये भी सही है कि मौलिक अधिकारों का जो अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। लेकिन दोनों कथन सही है, लेकिन इस कारण से भारत का संविधान लंबा नहीं है। भारत का संविधान इसलिए लंबा है कि भारत की बड़ी जनसंख्या और एक विस्तृत विविधता वाला देश है भारत, विस्तृत आबादी और विविधता वाला देश है। ठीक है, और इस विविधता वाले देश में सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत तरह के उपबंधों का प्रावधान किया गया है, तो इन उपबंधों के प्रावधान के कारण ही भारत का संविधान अधिक लंबा हुआ है। तो इसमें होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा तो हम देख चुके हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का ये वही है अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। लिखित संविधान का प्रारंभ तो अमेरिका से, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो पहली बार लिखित संविधान जो आया था अमेरिका में आया था। ठीक है, तो अमेरिका से प्रारंभ हुआ, लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ। तो देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। ठीक है, यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है, केवल 7 अनुच्छेद। भारत में देखिए 395 अनुच्छेद थे मूल रूप से, अब तो 400 से मतलब 450 से अधिक हो चुके हैं अनुच्छेद। ठीक है, लेकिन मूलतः 395 थे और इसमें केवल कितने हैं, केवल 7 अनुच्छेद है। तो सबसे छोटा है, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, लेकिन प्रथम पूर्ण लिखित संविधान भी है ये यूएसए का संविधान। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। पॉलिटी के सभी क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे अगर आप इसको कर लेंगे बेहतर तरीके से। इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और केवल यूपी के नहीं अदर स्टेट के भी हैं, जो मुझे लग रहे हैं कि वो ज़रूरी हैं और यूपी में भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैं करती हुई चल रही हूँ, चाहे वो एमपीपीसी